आप लोगों का बुखाई एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और आप शेयर और वॉच करना नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे वॉच करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होता जाएगा, याद होता जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उससे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और फिर आप लोग अगर उसे पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हम लोग जो डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में, मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो देखते हैं हम लोग कि मुग़ल एम्पायर में कहाँ पर क्या था। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे टॉपिक मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मुग़ल एम्पायर जो माना जाता है वह 1526 से लेकर 1707 तक ही माना जाता है। हालांकि मुग़ल एम्पायर इसके बाद भी चलता रहा और लास्ट आप कह सकते हैं 1857 तक, 1857 तक। लेकिन मुग़ल एम्पायर की बात यहाँ पर इसलिए आपको 1707 तक बताई गई क्योंकि औरंगजेब तक ही मुग़ल साम्राज्य मजबूत बना रहा। उसके बाद मुग़ल एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया था। वैसे अगर लास्ट शासक देखा जाए तो बहादुर शाह जफ़र, जो बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जाना जाता है, जो 1857 में उन्हें अंग्रेज़ों ने उसके पद से हटा करके उसे रंगून भेज दिया और जहाँ पर वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो मुग़ल साम्राज्य का अगर वंश देखा जाए तो बहादुर शाह जफ़र तक माना जाता है। लेकिन मुग़ल साम्राज्य का अगर कार्यकाल पूछा जाए, शासनकाल पूछा जाए, कहाँ तक रहा, तो बस आपको औरंगजेब तक ही बताना है। इसलिए मैंने आप लोगों को 1526 से लेकर 1707 तक बताया। अब हम लोग देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य में जो शासक हुए 1526 से लेकर 1707 तक वे कौन कौन से थे, इसे हम लोग एक चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि पहला शासक था बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां, और शाहजहां के बाद उसको यहां पर लिखता हूं मैं औरंगजेब। बस यहीं तक मुग़ल एम्पायर स्ट्रांग बना रहा, मजबूत बना रहा। इसके बाद भी अगर शासक देखा जाए तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, फिर इसके बाद जहांगीर शाह, फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, अहमद शाह, फिर इसके बाद आलमगीर सेकेंड, फिर इसके बाद आपको शाह आलम सेकेंड, फिर अकबर सेकेंड, फिर बहादुर शाह सेकेंड। तो ये सारे शासक थे। लेकिन चूंकि मैं आपको 1707 तक ही बताया इसलिए मैंने यहाँ पर आपको औरंगजेब तक ही लिखाया। अब हम लोग देखते हैं कि इन सबों का जो शासनकाल रहा था वो कब से कब तक था। फिर एक एक करके हमें सब के बारे में मेन पॉइंट्स जानना है, क्योंकि आप अगर पॉइंट्स नहीं जानेंगे, फैक्ट्स नहीं जानेंगे, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट डिपेंड करता है फैक्ट्स पर, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। सोचना कंसेप्ट होता है और फैक्ट्स होता है जो उसके बारे में जो मेन बातें होती हैं उसको जानना। तो बाबर का जो शासनकाल रहा था ये रहा था 1526 से लेकर 1530 तक। इसके बाद हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 से लेकर 1540 तक। फिर इसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक। इसका मैंने शासनकाल दो इसलिए बताया क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी का शासन आ गया था, सूरवंश का शासन। टोटल 15 साल तक सूरवंश का शासन रहा, इसलिए आपने देखा कि 15 साल का गैप बीच में रखा गया है और फिर दोबारा हुमायूं ने सिंहासन कैप्चर कर लिया था। वो सारी बातें आप लोगों को बताई जाएगी। अकबर के बारे में आप याद रखेंगे कि ये 1556 से लेकर
ये 1605 तक अकबर का शासन। जहांगीर का शासन आप याद रखेंगे कि 1605 से लेकर 1627 तक। शाहजहां का शासन 1628 से लेकर 1658 तक। फिर इसके बाद औरंगजेब का शासन 1658 से लेकर 1707 तक। तो इस प्रकार ये शासनकाल भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर का शासनकाल आप लोगों को बताया गया 1556 से लेकर 1605 तक। फिर इसके बाद आपने नोट किया औरंगजेब का शासन। तो इस प्रकार हम लोग इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबर के बारे में। आप लोग एक बार फटाफट इसे नोट कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को बाद में जब मैं बताऊंगा तो फिर कोई दिक्कत ना हो कि कब किसका शासनकाल रहा था। आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग सबसे पहले बाबर के बारे में जानकारी लेते हैं। बाबर बाबर के बारे में आप लोग नोट करेंगे। बाबर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बाबर का शासनकाल शुरू होता है कब से? 1526 से, और ये 1530 तक चलता है। हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाबर, हर नाम का कोई न कोई मीनिंग होता है, तो बाबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाबर? आप इसे नोट कर लेंगे कि बाबर मीन्स टाइगर। बाबर का मतलब बाघ। बाबर का मतलब बाघ, टाइगर। आप याद रखेंगे कि बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर in 1526 after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of पानीपत। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। हम लोग याद रखेंगे कि बाबर जब इंडिया नहीं आया था तो बाबर कहाँ का शासक था? ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप याद रखेंगे कि बाबर वॉज द रूलर ऑफ फरगना। बाबर फरगना का शासक था। अब ये फरगना है कहां पर? फरगना उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, और यहीं पर यह शासक था। मात्र 14 ईयर्स में उनकी एज थी, उसमें 14 साल, मात्र 14 साल में यह शासक बना था बाबर फरगना का। और इंडिया आने का कारण था, उसे इंडिया बुलाया गया था। किसने बुलाया ये भी आप लोगों को जानना है, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि बाबर आखिर किस वंश से बिलोंग करता था, इसके वंश का नाम क्या था। हम लोग याद रखेंगे
कि बाबर की जो मां थी, जिसका नाम था कुतलुग निगार खां, बाबर्स मदर कुतलुग निगार खां, बाबर्स मदर कुतलुग निगार खां belongs to चंगेज खां डायनेस्टी। बाबर की मां कुतलुग निगार खां चंगेज खां वंश की थी, चंगेज खां वंश की थी। वही चंगेज खां जो मंगोलिया का शासक था, बहुत ही क्रूएल शासक। सबसे पहले इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खान ने इंडिया पर अटैक किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमानी से इसके आक्रमण से इंडिया को बचा लिया। तो चंगेज खां वंश से बिलोंग करती थी कौन? कुतलुग निगार खां, जो बाबर की माता का नाम था। बाबर के पिता का नाम, इनके फादर का नाम उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, और उमर शेख मिर्जा के वंश का नाम था तैमूर डायनेस्टी। तैमूर डायनेस्टी, उमर शेख मिर्जा के वंश का नाम तैमूर वंश। तैमूर ने भी इंडिया पर अटैक किया था, ईरान का आक्रमणकारी। इसने 1398 में इंडिया पर अटैक किया था, बहुत ही कत्लेआम मचाया था। इंडिया को इसने खूब लूटा था, लुटेरा था ये, और कातिल भी था ये। तो इस प्रकार दो क्रूएल वंश से बिलोंग करता था बाबर, एक चंगेज खां मंगोलिया का शासक, और तैमूर जो कि काफी खूंखार शासक था, लुटेरा था ये। तो हम लोग याद रखेंगे कि इसलिए बाबर के वंश का नाम था चगताई डायनेस्टी, चगताई। अब आप लोग सोचते होंगे कि चगताई वंश कैसे हो गया? तो चंगेज खां और तैमूर दोनों को मिलाकर के एक वंश बना दिया गया, चगताई वंश। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आप याद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाता है कि फ्रॉम विच डायनेस्टी बाबर बिलोंग्स टू, तो आप याद रखेंगे कि बाबर बिलोंग्स टू चगताई डायनेस्टी, चूंकि चंगेज खां और तैमूर दोनों इसमें मिक्स कर दिया गया। तो इस प्रकार चगताई वंश का बाबर 14 साल में फरगना का शासक बना था। बाबर बहुत बड़ा योद्धा था, और युद्ध की प्लानिंग ये बड़ा ही ढंग से बनाता था, और इसीलिए बाबर लगातार जीत हासिल करता जा रहा था। तो बाबर की जीत से प्रभावित होकर इंडिया में 3 ऐसे व्यक्ति थे जो बाबर को इंडिया में बुलाना चाहते थे, अपने अपने स्वार्थ को लेकर। अब तीनों में कोई आपस में मीटिंग नहीं हुई थी, ऐसा नहीं था कि तीनों ने मीटिंग करके बाबर को बुलाने की बात सोची। तीनों ने अलग अलग स्वार्थ को लेकर बाबर को इंडिया में बुलाने की बात सोची। तो हम लोग नोट करेंगे कि बाबर वॉज इन्वाइटेड टू कम टू इंडिया बाय राणा सांगा। राणा सांगा, रूलर ऑफ मेवाड़, रूलर ऑफ मेवाड़ राणा सांगा। आलम खां लोधी, आलम खां लोधी अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी। और तीसरा नाम याद रखेंगे दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी।
गवर्नर ऑफ पंजाब, गवर्नर ऑफ पंजाब। तो बाबर को भारत में 3 लोगों ने बुलाया, तीनों का नाम याद रखेंगे आप। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे उसमें, दूसरा आलम खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, और तीसरा दौलत खान लोधी जो पंजाब का सूबेदार था उसमें। इस तीनों ने बाबर को इंडिया बुलाया था अपने अपने स्वार्थ को लेकर। अब स्वार्थ क्या था ये सुनेंगे आप। दिल्ली पर अधिकार करना। राणा सांगा ये सोच रहा था कि पूरा राजपूताना तो हमारे अधिकार में है ही, अब क्यों नहीं दिल्ली को भी कैप्चर कर लें। इधर आलम खान लोधी जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, यह सोच रहा था कि क्यों नहीं इब्राहिम लोधी को हटाकर अपने बेटे को दिल्ली का शासक बनाए। इधर दौलत खान लोधी सोच रहा था कि पंजाब तो हमारे हाथ में है ही, अब क्यों नहीं दिल्ली को भी कैप्चर किया जाए। और तीनों की ही नजर में सबसे महान योद्धा उसमें कौन था? बाबर। क्योंकि बाबर लगातार युद्धों को जीतता जा रहा था, और जीतने का कारण था इसके पास तोप था। तोप, भाई तोप जिसके पास होता है वो तो हार नहीं सकता। क्योंकि आज भी आप बातचीत में कहते हैं बहुत बड़े तोप हो गए क्या, तो तोप तो एक को नहीं मारता बल्कि वो बहुत सारे लोगों को एक साथ खत्म कर देता है। तो तोप को इंडिया में लाने का काम, गोला बारूद इंडिया में लाने का काम सब के सब बाबर ने किया है। तो इसलिए बाबर को इंडिया बुलाया गया इस तीनों के द्वारा, चूंकि तीनों ही एक ही बात सोच रहे थे, और वो बात थी दिल्ली पर अधिकार करना। तो ये तीनों बातें हम लोग याद रखेंगे कि किसने बाबर को इंडिया बुलाया था। हम लोग याद रखेंगे कि बाबर जब यहां पर आया तो अपने साथ साथ तोप भी लाया, गोला बारूद भी लाया। तो इसलिए आप नोट कर लेंगे कि बाबर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर्टिलरी एंड गन पाउडर। बाबर ने भारत में तोपखाना तथा गोला बारूद लाया था। बाबर ने भारत में तोपखाना तथा गोला बारूद लाया था। तोपखाना तथा गोला बारूद लाया था। ये सबसे पहली बार बाबर ने इंडिया में लाया। हम लोग याद रखेंगे कि इस दोनों का ही प्रयोग उसने पानीपत की पहली लड़ाई में की थी। वो लड़ाई इसलिए जीत गया क्योंकि उसने युद्ध को बड़े प्लानिंग वे में लड़ा था। तो जो सिस्टम उसने युद्ध को जीतने के लिए अपनाया था, उस सिस्टम का नाम था तुलुगमा सिस्टम। तो आप नोट कर लेंगे कि बाबर यूज्ड तुलुगमा वॉरफेयर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। यह पद्धति ऐसी थी कि सबसे आगे तोप चलाने वालों को रखा गया और पीछे पैदल सैनिक होते थे। तो दुश्मन जो सामने होता था पहले तोप ही उसे उड़ा देता था, और जो बाकी बचता था उसको पीछे वाले सैनिक मार देते थे। तो इस प्रकार सिस्टमेटिक वे में कम सैनिक होते हुए भी बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीत ली थी। बाबर ने जब लड़ाई जीत ली तो सबसे पहले उसे जिसने बुलाया था उसको ख़त्म करना शुरू किया उसने, क्योंकि इसके बाद उसने झंडा गाड़ दिया यहाँ। क्योंकि उन तीनों को ये लगता था कि बाबर तो फरगना का शासक है ही, इंडिया में वो शासन क्यों करेगा, हम उसको किराए पर ले आते हैं, उसके बाद फिर इब्राहिम लोधी की हत्या करवा देंगे और फिर उसको
पुरस्कार देकर भेज देंगे, उसके जो चार्ज हैं उसे देकर भेज देंगे। लेकिन किसी को ये थोड़ी पता था कि बाबर जब यहाँ पर आएगा तो फिर वो यहीं रह जाएगा, वापस नहीं जाएगा। और इसीलिए बाबर ने यहाँ पर सबसे पहले राणा सांगा को हराया आने के बाद। तो बाबर ने शासन को शुरू किया 1526 में और मात्र 4 साल तक ही शासन वो कर पाया। 4 ईयर्स तक ही शासन किया। इस 4 साल में बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी। उनमें सबसे पहली लड़ाई तो आपने नोट कर लिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1527 में उन्होंने राणा सांगा को हराया। राणा सांगा, आप याद रखेंगे कि इन 1527 बाबर डिफीटेड राणा सांगा, बाबर डिफीटेड राणा सांगा। आप याद रखेंगे कि 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। और राणा सांगा को जिस लड़ाई में बाबर ने हराया उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को हराया। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 1528 में he defeated the ruler of Chanderi। रूलर ऑफ चंदेरी 1528 में उसने चंदेरी के शासक को हराया। हम लोग याद रखेंगे कि इन 1528 he defeated the ruler of चंदेरी मेदिनी राय। मेदिनी राय, उसने चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हरा दिया और इसी लड़ाई का नाम चंदेरी की लड़ाई थी। तो दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी की लड़ाई में उसने मेदिनी राय को हरा दिया और चंदेरी पर अधिकार कर लिया। ये चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 1529 में उसने बंगाल और बिहार के संयुक्त सेना को हराया, जिसको कहा गया बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा की लड़ाई। तो बाबर डिफीटेड ए ज्वाइंट मिलिट्रीज ऑफ बंगाल and Bihar in the battle of घाघरा। इन द बैटल ऑफ घाघरा बाबर ने 1529 में बिहार और बंगाल के संयुक्त सेना को घाघरा की लड़ाई में हरा दिया। तो इस प्रकार बाबर ने 4 साल में 4 लड़ाइयां लड़ी। ये चारों लड़ाई आप लोगों को याद रखनी है, किसके बीच हुई, कौन हारा, कब ये लड़ाई हुई, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो बाबर योद्धा तो बहुत महान योद्धा था, लेकिन बाबर बहुत ही दुखी भी था अंदर से। और दुखी होने का कारण था कि उनका बड़ा पुत्र हुमायूं, जो बाबर का सबसे लाडला पुत्र था, वो हमेशा बीमार रहता था। कहा जाता है कि 1530 में बाबर ने एक दिन खुदा से गुजारिश किया। बाबर ने कहा कि या खुदा, मेरे बड़े बेटे हुमायूं की रोग मुझे हो जाए, उसकी बीमारी मुझे हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से ऐसा होने लगा कि हुमायूं धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो गया और बाबर बीमार रहने लगा। जब बाबर की हालत बहुत ही खराब हो गई, तब बाबर ने हुमायूं को बुलाया अपने सामने और कहा कि बेटे, मैं अब अधिक दिनों का मेहमान नहीं रहा, मुझे अब जल्दी खुदा के पास जाना है।
लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे नहीं रहने के बाद अपने राज्य को तुम 4 भाग में बांट लेना और चारों भाइयों में से बांटकर शासन करना, अकेला शासन नहीं करना। बाबर के 4 बेटे थे। हम लोग याद रखेंगे कि हुमायूं जो था वो पिता का बहुत बड़ा भक्त था। हुमायूं ने रोते हुए अपने पिता से वादा किया कि वो वैसा ही करेगा, और कुछ दिनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की डेथ होने के बाद उन्हें सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफन किया गया और फिर 4 दिन बाद उनकी डेड बॉडी को निकालकर फिर उसे काबुल में दफन किया गया। तो एकमात्र शासक इंडिया का बाबर था जिसे 2 बार दफन किया गया, पहली बार आगरा के आराम बाग में और दूसरी बार काबुल के आराम बाग में, क्योंकि अंतिम इच्छा उनकी वही थी कि काबुल में उसे दफनाया जाए, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। ऐसा कहा जाता है कि मृत आत्मा को तभी शांति मिलती है जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, इसलिए काबुल में दफनाया गया। हम लोग याद रखेंगे कि बाबर ने अपने बारे में जो आत्मकथा लिखी है उस बुक का नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तो बाबर रोट हिज autobiography named तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को तुर्की भाषा में लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी, तुजुक ए बाबरी। और इसी बुक को पर्शियन में यानी फारसी भाषा में अनुवाद करने का काम अब्दुर रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था अकबर के शासनकाल में। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका फारसी में अनुवाद किसने किया, तो आपका आंसर क्या होगा, अब्दुर रहीम खान खाना। तो इस प्रकार ये सारी बातें आपको बाबर के बारे में याद रखनी है। आप इसी प्रकार टॉपिक वाइज बहुत सारी बातें सीखते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप ध्यान रखेंगे सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। चैनल का नाम आपको पता है, बुखाइब एजुकेटर्स, और इस प्रकार आप उसे वॉच करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। मैं आर के झा हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और पॉलिटी भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा और इसी प्रकार डिटेल में आपको सारी बातें बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।